हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे गैर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उनका समाधान, जिसे हम कई बार इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कैटेगराइजेशन एंड रिसोल्यूशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो चीजें देखेंगे, हम देखेंगे DICGC को, उसके मुख्य बिंदुओं को, DICGC के तहत बीमा कवरेज को, DICGC के तहत कवर किए गए जमा के प्रकार को, भुगतान के लिए DICGC के उत्तरदायी को, NPA और SARFAESI को, बैंक NPA कब बन जाता है उसको, आउट ऑफ ऑर्डर की स्थिति क्या होती है उस चीज को, परिसंपत्ति वर्गीकरण NPA की क्या क्या श्रेणियां हैं उन्हें, उपमानक परिसंपत्तियां क्या हैं उनको, संगीत परिसंपत्तियां क्या हैं उनको, हानि परिसंपत्तियां क्या हैं उनको। ठीक है, फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रमुख अवधारणाएं, सरफेसी अधिनियम 2002 को, सरफेसी अधिनियम 2002 के गठन को, सरफेसी अधिनियम 2002 की भूमिका को, सरफेसी अधिनियम 2002 के उद्देश्य को, सरफेसी अधिनियम 2002 की प्रायोज्यता को, और अंत में हम देखेंगे इन सभी का सारांश। ठीक है, यानी यदि हम यहां से भी शुरू करें कि पहले हम देखेंगे DICGC को, उसके कुछ की पॉइंट्स को, फिर हम देखेंगे इंश्योरेंस कवरेज जो कि हमें DICGC के अंदर दी जाती है उसे, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट जो कि DICGC कवर करता है उनको, कहां पे DICGC लायबल हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है भुगतान के लिए, फिर हम देखेंगे NPA और SARFAESI को, फिर हम देखेंगे कि बैंक NPA कब बन जाता है, उसके पश्चात हम देखेंगे आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस को, फिर हम देखेंगे असेट की क्लासिफिकेशन और NPA की कैटेगरीज क्या होती हैं उन्हें, सब स्टैंडर्ड असेट्स क्या होते हैं उनको, डाउटफुल असेट्स क्या होते हैं उन्हें, लॉस असेट्स क्या होती हैं उनको, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट हैं उन्हें, सार्फेसी एक्ट 2002 को, सार्फेसी एक्ट 2002 की फॉर्मेशन को, सार्फेसी एक्ट 2002 के रोल को, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्फेसी एक्ट 2002 को, सार्फेसी एक्ट 2002 कहाँ का एप्लीकेबल होता है उसको, और अंत में हम देखेंगे इन सभी का सारांश। ठीक है, लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे सामने जो हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तो our disclaimer is like that the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज समीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए शुरुआत करते हैं DICGC। देखिए DICGC को अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको समझ में आएगा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, जिसे हम कह देते हैं आपका DICGC। अब बात करें कि DICGC की शुरुआत हुई कैसे थी, एक संक्षिप्त इतिहास में। तो असल में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन DIC विधेयक था वो आपका 21 अगस्त 1961 को संसद में पेश किया गया था। 7 दिसंबर 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और डिपॉजिट इंश्योरेंस अधिनियम 1961 1 जनवरी 1962 को लागू हो। अब अगर बात की जाए कि इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ी, इसको लाना किस लिए पड़ा, तो देखिए मैं आपको एक ही चीज कई बार बोल चुका हूं जिसे मैं दोबारा से बोलूंगा कि बैंक से बड़ा लालची कोई नहीं। कारण क्या है कि बैंक जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा,
ठीक। अब बैंक के अगर हम दो प्रमुख कार्य देखें तो वो क्या है? पहला, लोगों से डिपॉजिट स्वीकार करना। दूसरा, लोगों को लोन देना। इसी के बीच में जो होता है बैंक की इनकम हो जाती है। कैसे? मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में अपना पैसा जमा किया और बैंक उसको 4% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। वहीं बैंक ने किसी को लोन दे दिया, बैंक उससे 7% का इंटरेस्ट ले रहा है। 7 में से 4 कितना बचा? 3%। यही जो 3% है यही बैंक की इनकम, ठीक है। यही बैंक की इनकम है। इसीलिए बैंक क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा उसे लोन बांटने की कोशिश करता है, ठीक। लेकिन कई बार ये कोशिश गलत साबित भी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए जमा राशि थी, सीआरआर और एसएलआर निकालने के बाद, कैश रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो निकालने के बाद बैंक के पास 60 करोड़ बचते हैं, उदाहरण के तौर पे। अब बैंक ने क्या करा? 60 करोड़ के 60 करोड़ का लोन दे दिया लोगों को कि बैंक को इनकम होगी उससे, क्योंकि बैंक का जो मेन मोटिव है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। बैंक ने तो लोन पकड़ा दिया, लेकिन क्या होता है कि किन्हीं कारणोंवश वो पैसा वापस नहीं आ पाता, ठीक। अब वो पैसा था किसका? बैंक का नहीं, वो पैसा था उन लोगों का जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करवाया था। उनका क्या होगा? उनको अपना पैसा वापस चाहिए, है ना। तो ऐसे में क्या होता है? बैंक डूब जाएगा, क्योंकि बैंक के पास अब पैसा बचा ही नहीं है, क्योंकि उसने लोन में दे दिया, लोन से उसके वापस मिला नहीं। अब बैंक कुल मिला के अपनी आखिरी स्थिति में पहुंच चुका है, ठीक। अब ऐसे में इसी वजह से हमें डीआईसीजी की जरूरत पड़ी थी, दो कारणों से। पहला कारण क्या था? कि जिनका पैसा जमा है कम से कम उनका पैसा सुरक्षित रहे, पहला। दूसरा कारण क्या था? यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे डिपॉजिट इंश्योरेंस तो समझ में आ गया कि पैसा जमा है जो उसके बचाव के। क्रेडिट गारंटी भी लिखा हुआ है। क्या तात्पर्य है इसका? क्रेडिट गारंटी का, क्रेडिट गारंटी का मतलब हो गया कि जिन सेक्टर को बैंक ने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, जिन सेक्टर को बैंक पूछ नहीं रहा है क्योंकि वो सेक्टर उतना ज्यादा मुनाफा बैंक को नहीं दे पाते, उनको भी तवज्जो मिले, ठीक है। तो इसी वजह से डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विधेयक 21 अगस्त 1961 को पेश किया गया। 7 दिसंबर 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और डिपॉजिट इंश्योरेंस अधिनियम 1961 को 1 जनवरी 1960 को लागू कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया कि शुरुआत क्यों हुई थी? प्रारंभ में जब शुरुआत ही हुई थी, डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना केवल कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों तक ही विस्तारित थी। यानी जो कमर्शियल बैंक थे, और आप कह सकते हैं कि जो फंक्शनिंग कमर्शियल बैंक्स थे, सिर्फ उन तक ही ये सीमित थे। इसमें एसबीआई और उसकी सहायक कंपनियां भी शामिल थी और इसी के साथ साथ अन्य वाणिज्यिक बैंक वो भी शामिल थे और भारत में संचालित जितनी भी विदेशी बैंकों की शाखाएं हैं वो सभी शामिल थे। यानी हम कह सकते हैं मुख्य तौर पे इसकी शुरुआत होने के बाद इसे बैंकों तक ही सीमित रखा गया। लेकिन साल आता है आपका 1968 का, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन संशोधन अधिनियम 1968 के तहत। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अधिनियम 1968 को संशोधित करने के बाद अधिनियमन के साथ निगम को अधिनियम की धारा 13A के प्रावधानों के तहत पात्र सहकारी बैंकों को भी बीमित बैंकों के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता थी। यानी जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स थे, सहकारी बैंक थे, उनको भी बीमित बैंकों के तौर पे पंजीकृत करवाने की जिम्मेदारी दे दी गई 1968, ठीक है। और इसी के साथ भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श लेने के बाद जुलाई 1960 में क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की। यानी वो सेक्टर जिन्हें आमतौर पे पैसा नहीं मिलता है बैंक से, क्योंकि वो इतने ज्यादा मुनाफादारी नहीं है बैंक के लिए, उनको भी क्रेडिट मिले, उन्हें भी पैसा मिले, ठीक है। इसी के तहत आरबीआई ने 14 जनवरी 1971 को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की शुरुआत कर दी और उसका नाम रखा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीजीसीआई। यहां भी आप देख सकते हैं क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीजीसीआई। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों को अब तक उपेक्षित क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। यानी जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनको
उन लोगों को भी लोन देना होगा जिनको अब तक लोन से दरकिनार कर दिया जाता था क्योंकि वो इतना ज्यादा मुनाफादार नहीं थे। ठीक है, क्योंकि बैंक चाहेगा कि लोन उसको मिले जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट बियर कर सके, यानी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन उठा सके और ज्यादा बड़े अमाउंट में लोन उठा सके। ठीक है, तो इसी वजह से बैंक क्या करते थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन या बड़ी बड़ी सेक्टर में ही लोन देते थे, और जो छोटे छोटे लोग थे जो इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में लोन उठा नहीं सकते थे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट सहन नहीं कर सकते थे, उनको अक्सर दरकिनार कर दिया जाता। तो उन्हीं के ध्यान को मद्देनजर रखते हुए ये व्यवस्था की गई। ठीक है, और इसके पश्चात क्या होता है, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी के कार्य को एकीकृत करने के लिए, यानी जो लोगों ने पैसा जमा कर रखा है बैंक में उसको तो सुरक्षित रखना ही रखना है, साथ ही ये भी इंश्योर करना है कि बैंक जो है वो सिर्फ बड़े ही सेक्टरों पे ध्यान ना दे बल्कि जो छोटे मोटे सेक्टर हैं उन्हें भी पैसा प्रोवाइड करते रहे। इसके उद्देश्य से उपयुक्त दो संगठन को, पहला था हमारा डीआईसी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा था सीजीसीआई क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों का आपस में विलय कर दिया गया और वर्तमान में जीमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की शुरुआत होती है कब, 15 जुलाई 1978 को, जिसको आज हम जानते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तौर पे, यानी जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। ठीक है, साथ ही जमा बीमा अधिनियम 1961 का शीर्षक बदलकर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी अधिनियम 1961 कर दिया गया। ठीक, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब हमारा जो डीआईसीजीसी है इसका मिशन क्या है, देखिए, छोटे जमाकर्ताओं के लाभ के लिए विशेष रूप से जमा बीमा प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को सुरक्षित करके वित्तीय स्थिरता में योगदान करना। ठीक है, ये इसका मिशन है। दृष्टिकोण या विजन क्या है डीआईसीजीसी का, अपने हितधारकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी, सबसे कुशल और प्रभावी जीमा बीमा प्रदाताओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त करना, ये इसका मिशन। अब हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, डीआईसीजीसी के कार्य डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम 1961 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कारण क्या है कि इसके पास अपना खुद का एक एक्ट है और उसी एक्ट के तहत ये कार्य करती है, उसी एक्ट के तहत ये काम करती है। ठीक है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम 1961 में जो जो चीजें मेंशन है, जो जो चीजें कही गई हैं, वही डीआईसीजीसी करेगा। निगम की दूसरी बात है, निगम की जो अधिकृत पूंजी थी वो 50 करोड़ है, जो पूरी तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और सदस्यता ली गई। निगम का मुख्य कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। डीआईसीजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं चेंज हो सकते हैं, तो इनको आप खुद ही देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीआईसीजीसी के तहत कवर किए बैंक के बारे में कि कौन किन बैंकों को ही कवर करता है। सबसे पहला नाम निकल के आता है हमारे सामने, जितने भी हमारे पास वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं जो भारत में कार्य कर रहे हैं, इन कमर्शियल बैंक में वो विदेशी बैंकों की शाखाएं भी हैं जो भारत में ही काम कर रही हैं। स्थानीय क्षेत्र बैंक हैं जो ज्यादा विस्तार में तो नहीं फैले हैं, कुछ कुछ स्थानों पे ही सीमित है, वो भी हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं। ठीक है, हर तरह के बैंक को जहां पे लोगों का पैसा जमा है उस बैंकों को ये कवर करता है, उसे रखता है। सहकारी बैंक, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित सभी पात्र सहकारी बैंक जमा बीमा योजना के तहत कवर किए गए। यानी मैंने आपको बोला शुरुआत जब हुई थी तो उस समय सिर्फ वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक को ही कवर करा जाता था। बाद में 1968 में सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कवर कर दिया गया। ठीक है, और इसी तहत वर्तमान में सभी सहकारी बैंक इस योजना के तहत कवर किए गए हैं, क्योंकि सहकारी बैंक में भी लोगों का पैसा जमा होता है, वो अपने पैसे वहां रखते हैं। अब हम बात करें इंश्योरेंस कवरेज कैसे की जाती है डीआईसीजी के अंदर, तो डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के तहत बीमा कवर दिया जाता है। यानी आपने अगर बैंक में पैसा जमा करवा रखा है और किन्हीं कारणोंवश बैंक जो है वो कार्यरत नहीं रह पाता है, वो बंद होता है, तो ऐसे में जो आपका पैसा है वो डूबेगा नहीं, कुछ हद तक जो आपका पैसा है वो आपको लौटा दिया जाएगा।
ठीक है। एक बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को उसके द्वारा रखी गई मूलधन और ब्याज राशि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है, यानी बशर्ते कि वह उसी अधिकार और क्षमता में हो जिस दिन बैंक का लाइसेंस रद्द लिक्विडेशन होता है या जिस दिन विलय पुनर्निर्माण की योजना लागू होती है। यानी अगर कोई भी ऐसा कार्य होता है जिसके कारण अब जिसने पैसा जमा करवा रखा है उसका पैसा डूब सकता है, तो ऐसे में डीआईसीजीसी उस व्यक्ति को उसके 5 लाख तक रुपए लौटा सकता है। यानी मान लीजिए अगर किसी ने 10 लाख या फिर 20-25 लाख रुपए जमा करवा रखे थे, तो ऐसे में उसको उसके 5 लाख रुपए तक का सामान डीआईसीजीसी वापस कर देगा। ठीक है। और अगर 5 लाख से कम का अमाउंट है तो फिर मिल ही जाएगा आसान। अब कौन कौन से डिपॉजिट हैं, उनके प्रकार जो कि डीआईसीजीसी कवर करता है, तो देखिए डीआईसीजीसी जो है सभी बैंक का जमा जैसे बचत, स्थिर, चालू, आवर्ती, इन सभी का आदि बीमा करता है सिवाय निम्नलिखित प्रकार के जमा। यानी ऊपर के जितने भी हैं जमा जैसे बचत, स्थिर, चालू, आवर्ती, यहाँ भी दे सकते हैं, सेविंग, फिक्स, करंट, रिकरिंग एक्सेट्रा, इनको तो कवर करता ही करता है, लेकिन जो उसके नीचे दिए गए हैं उनको कवर नहीं करता। जैसे कि विदेशी सरकारों के जमा को कवर नहीं करेगा। दूसरा, केंद्रीय राज्य सरकारों के जमा को कवर नहीं करेगा। ठीक है। अंतर बैंक जमा को कवर नहीं करेगा। ठीक है। राष्ट्रीय भूमि विकास बैंकों के राज्य सरकारी बैंकों के साथ जमा पैसे को कवर नहीं करेगा। भारत के बाहर प्राप्त किसी भी जमा राशि को कवर नहीं करेगा। कोई भी राशि जिसे आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ निगम द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है उसको भी कवर नहीं करेगा। इन चीजों को आपका डीआईसीजीसी कवर नहीं करता। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हमारे पास में जिन्हें एक बार देख लेते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक बैंक में जमा राशि है तो प्रत्येक बैंक में जमा राशि पर जमा बीमा कवरेज सीमा अलग अलग लागू होती है। ठीक है। यानी मान लीजिए अगर आपका अकाउंट 4 बैंकों में था तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपको एक ही बैंक पे कवरेज मिलेगा, आपको उन चारों बैंक पे कवरेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। दूसरा, जमा बीमा प्रीमियम पूरी तरीके से बीमित बैंक द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है। यानी जो भी आपका बैंक है जिसको बीमित किया गया है वही डिपॉजिट प्रीमियम या जमा बीमा प्रीमियम रखेगा। जमा बीमा योजना अनिवार्य है, कोई भी बैंक इससे बाहर नहीं निकल सकता। यानी कोई भी बैंक जिसने लोगों से पैसा इकट्ठा करवाया है वो ये नहीं कह सकता कि वो इस स्कीम को नहीं मानेगा। ठीक है। उसके पश्चात प्रीमियम चार्ज 100 हल्कनीय जमा पर 10 पैसे हैं। इसे गणना करना का सूत्र है, यानी प्रीमियम हजारों में गोल की गई रुपए में जमा राशि जिसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 0.10/100 से। ठीक है। अब हम बात करें डीआईसीजीसी कब लायबल हो जाता है पैसे लौटाने के लिए। देखिए यदि कोई बैंक परिसमापन में जाता है यानी कि लिक्विडेट होता है, परिसमापन से दावी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने के भीतर 1 लाख रुपए तक की जमा राशि होती है। यदि कोई बैंक पुनर्निर्मित या किसी अन्य बैंक के साथ विलीन हो जाता है तब, या जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ मिलकर पैसा लौटा। अब हम बात करते हैं एनपीए और सारफेसी के बारे में। देखिए एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या मतलब है इनका, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। अब यदि बात की जाए इसके बारे में, देखिए जो पैसा बैंकों में जमा होता है वो क्या होता है, वो तो डिपॉजिट होता है, वो बैंक की जिम्मेदारी है उसको लौटाना है, लाइबिलिटी है बैंक। ठीक है। एसेट क्या हुआ, यानी जो पैसा बैंक को चाहिए जो बैंक के मुद्दे में आता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 4 लाख रुपए बैंक में जमा किए तो 4 लाख रुपए बैंक की जिम्मेदारी है जो उसको मुझे लौटाने। ठीक है। वहीं पे किसी व्यक्ति ने अगर 7 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लिया तो वो व्यक्ति जिम्मेदार है बैंक के लिए। ठीक है। यानी उस व्यक्ति को अब 7 लाख रुपए का वो कर्जा बैंक को लौटाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं एनपीए एंड सारफेसी। ठीक। अब सारफेसी जो है वो एनपीए से कनेक्टेड है। रीजन क्या है, क्योंकि बैंक का जो असेट है वो परफॉर्मिंग नहीं रहा, यानी जो बैंक को पैसा आना था वो नहीं रहा, और उसकी कुछ कैटेगरीज है। जैसे कि गैर निष्पादित संपत्ति क्या है,
एक संपत्ति जिसमें एक पट्टे पर दी गई कई संपत्तियां शामिल हैं गैर निष्पादित हो जाती है जब यह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर दे, यानी बैंक को अब इससे कोई पैसा नहीं मिलता। एनपीए को एक क्रेडिट सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है था, जिसके संबंध में ब्याज या मूलधन की किस्त एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अत्यदेय बनी रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैंक एनपीए बंद कब जाता है। 31 मार्च 2004 से प्रभावी एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति एक ऋण या अग्रिम होगा जहां पे किसी अवधि ऋण के संबंध में ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अत्यदेय रहती है। ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट के संबंध में खाता 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अवशोषित रहता है। खरीदे और छूटे गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है। कृषि उद्देश्यों के लिए दिए गए अग्रिम के मामले में ब्याज और या मूलधन की किस्त 2 फसल ऋतुओं के लिए अतिदेय रहती है, लेकिन 2 अर्ध वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं रहती है। अन्य खातों के संबंध में प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है। अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त 2 फसल ऋतुओं के लिए अतिदेय रहती है। दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल ऋतु के लिए ही अतिदेय रहती है। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस के बारे में। देखिए, एक खाते को अव्यवस्थित माना जाना चाहिए यदि बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा या फिर आहरण शक्ति से लगातार अधिक रहती है। उन मामलों में जहां मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा आहरण शक्ति से कम है, लेकिन बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार लगातार 6 महीने तक कोई क्रेडिट नहीं है या क्रेडिट उस अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इन्हीं खातों को हम कहते हैं अव्यवस्थित या फिर आउट ऑफ ऑर्डर। बैंकों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को आगे निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, जो परिसंपत्ति के गैर निष्पादित रहने की अवधि पर आधारित होते हैं। पहला, आवर्त श्रेणी की परिसंपत्ति। दूसरा, संगित परिसंपत्ति। तीसरा, हानि परिसंपत्ति। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहला जो हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर्त श्रेणी परिसंपत्तियों को हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। संगित परिसंपत्तियों को हम कहते हैं डाउटफुल एसेट्स। हानि परिसंपत्तियों को हम कहते हैं लॉस एसेट्स। ठीक है, अब 31 मार्च 2005 से प्रभावी एक उप मानक संपत्ति वह होगी जो 12 महीने या उससे कम समय के लिए एनपी बनी रही। ठीक है, यानी अगर 12 महीने या उससे कम समय के लिए है तो उसे हम कह देते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। डाउटफुल एसेट्स क्या होते हैं? 31 मार्च 2005 से प्रभावी एक संपत्ति को संगित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि 12 महीने की अवधि के लिए उप मानक श्रेणी में बनी रहती है। एक ऋण जिसे संगित रूप में वर्गीकृत किया गया है उसमें उन सभी कमजोरियों का समावेश होता है जो उपमानक के रूप में वर्गीकृत संपत्तियों में निहित होती है। इसके साथ ही वह विशेषता भी होती है कि वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, परिस्थितियों और मूल्य के आधार पर संग्रह या परिसमापन पूर्ण रूप से अत्यधिक संगत और असंभावित हो जाता है। अब हम देखते हैं लॉस एसेट्स क्या होते हैं हमारे। एक हानि संपत्ति वह है जहां हानि की पहचान बैंक या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षाओं या आरबीआई निरीक्षण द्वारा की गई है, लेकिन राशि को पूरी तरीके से नहीं लिखा गया है। ऐसी संपत्ति को असंचित और इतनी कम मूल्य की माना जाता है जिसे बैंक योग्य संपत्ति के रूप में जारी रखना उचित नहीं है, हालांकि इसमें कुछ बचाव या वसूली मूल्य हो सकता है। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुख्य बिंदु में याद रखें। पूरी तरह से सुरक्षित क्या होता है? जब बैंक की देय राशि पुनर्गठित ऋण शर्तों के अनुसार प्राप्त होने वाले मूलधन और ब्याज का वर्तमान मूल्य पूरी तरीके से सुरक्षा के मूल्य द्वारा कवर किया जाए, जो उन देयों के संबंध में उसके पक्ष में विविध चार्ज की जाती है, तो बैंक की देय राशि को पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। पुनर्गठित खाते क्या होते हैं? एक पुनर्गठित खाता वह है जहां बैंक उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों के कारण उधारकर्ता को ऐसी रियायतें देता है जहां बैंक अन्यथा विचार नहीं करेगा। पुनर्गठन में आमतौर पर अग्रिम प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आमतौर पर अन्य बातों के अलावा पुनर्भुगतान अवधि, पुनर्भुगतान राशि, किस्तों की राशि, ब्याज दर, प्रतिस्पर्धात्मक कारणों के अलावा अन्य कई कारणों का परिवर्तन शामिल होता है। अब हम बात करें सारपेसी एक्ट की। देखिए, नरसिम्हा समिति 1 और 2 और इसके साथ अंध्य योजना समिति को केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र सुधारों की जांच के उद्देश्य से गठित किया गया था, जिन्होंने इन क्षेत्रों से संबंध में कानूनी प्रणाली के बदलाव में
आवश्यकता का विचार किया। इन संपत्तियों ने प्रतिभूतिकरण के लिए एक नया कानून बनाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने के लिए उन्हें बिना किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के बेचने के सशक्त बनाने का सुझाव दिया था। अब हम बात करें सारफेसी की फॉर्मेशन। सारफेसी का मतलब होता है आपका वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2000, यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और विनिर्माण को विनियमित करने के लिए लाया गया था, सुरक्षा ब्याज के परिवर्तन के लिए लाया गया था और इससे जुड़े या इसके सहायक मामलों के लिए इसको लाया गया। अब हम बात करें सारफेसी का एक्ट क्या होता है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इशू ऑफ सिक्योरिटी एसेट में आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं जिसके तहत ये चीजें की जाती, ठीक है। अब हम बात करें कि उद्देश्य क्या थे सारफेसी के। बैंक और वित्तीय संस्थानों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को कुशल या त्वरित वसूली। जब उधारकर्ता अपने ऋण को चुकाने में विफल रहते हैं तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है और पालन की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार इसे जाया जाता है। अब हम बात करेंगे कहां कहां इसको लगाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का पंजीकरण और विनियमन करना होता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय परिसंपत्तियों का अंतर्निहित प्रतिभूतियों के लाभ के साथ बिना लाभ के प्रतिभूतिकरण की सुविधा प्रदान करना। डिबेंचर या बॉन्ड किसी अन्य सुरक्षा के रूप में डिबेंचर के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वित्तीय परिसंपत्तियों को अधिकृत करने के लिए एआरसी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्बाध हस्तांतरण को बढ़ावा देना। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को योग्य खरीदारों और सुरक्षा रसीदें जारी करके धन जुटाने का कार्य सौंपना। प्रतिभूतियों के परिवर्तन या प्रबंधन में परिवर्तन या बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रस्तावित अन्य शक्तियों का प्रयोग करके समय अधिकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में प्रस्तुति। उसके पश्चात सुरक्षा हित को परिभाषित करने का ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा को जिसमें किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दी गई किसी भी वित्तीय सहायता के कारण उचित पुनर्भुगतान के लिए दी गई अचल संपत्ति पर बंधक और परिवर्तन शामिल। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या दिशा निर्देशों के अनुसार उधारकर्ता के खाते को गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना। अधिकृत अधिकारी इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सुरक्षित लेनदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान की कार्रवाई के खिलाफ संबंधित ऋण वसूली अधिकरण और अपीलीय ऋण वसूली अधिकरण दूसरे में शामिल। केंद्र सरकार प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के निर्माण से संबंधित लेन देन के पंजीकरण के उद्देश्य से केंद्र रजिस्ट्री स्थापित कर सकती है या स्थापित करवा सकती है। प्रस्तावित कानून का प्रारंभिक रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर लागू होना और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य संस्थानों पर प्रस्तावित कानून के आवेदन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना। प्रस्तावित कानून का कृषि भूमि में सुरक्षा हेतु 1 लाख रुपए से कम के ऋण और उन मामलों में जहां उधारकर्ता द्वारा 80% जो ऋण चुकाया जा सकता है वहां पे सारफेसी लागू नहीं है। यहाँ पे हमने 100 की समाप्त कर लिए। अब बात करें हम समरी की, सारांश की। हमने डीआईसीजी का इतिहास देखा, महत्वपूर्ण बिंदु देखे, मिशन और दृष्टिकोण देखा, डीआईसीजी के कार्य और संरचना देखी, कवरेज और बहिष्करण देखा, ठीक है। इसी के साथ हमने जमा बीमा प्रीमियम देखा, दावों की प्रक्रिया देखी, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां देखी, उसकी श्रेणियां देखी, एनपीए से संबंधित विशेष शर्तें देखी, एनपीए की वसूली और करने के कानूनी ढांचा देखा, सारफेसी के तहत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाएं देखी, इन सभी का निष्कर्ष देखा और इसी के साथ हमने कर लिया है इस विषय को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ सीखी, जानी, समझी, उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।